भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना। भारतीय इतिहास की शुरुआत लगभग 65,000 साल पहले होमो सेपियंस के साथ हुई थी। होमो सेपियंस अफ्रीका, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान से होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे और यहां नगरीकरण का बसाव किया, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। भारतीय इतिहास सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होकर भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक फैला। भारतीय इतिहास में पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे आज के इस ब्लॉग में हम के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारतीय इतिहास के भाग को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक। प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण युग से लेकर इस्लामी आक्रमणों तक है। इस्लामी आक्रमण के बाद भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम के इस ब्लॉग में प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम निम्नलिखित है। प्रागैतिहासिक काल 4000 ईपू 1000 ईपू। इस समय में मानव ने आग और पहिए की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईपू 1500 ईपू। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली व्यवस्थित रूप से बसी हुई सभ्यता थी। नगरीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। महाकाव्य युग 1000 ईपू 600 ईपू। इस समय काल में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। हिंदू धर्म और परिवर्तना 600 ईपू 322 ईपू। इस समय में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। समाज में आई इस रूढ़िवादिता का परिणाम महावीर और बुद्ध का जन्म था। इस समय में महाजनपदों का गठन हुआ। 600 ईपू 322 ईपू में बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनंदा और नंदा राजवंश का जन्म हुआ। मौर्य काल 322 ईपू 185 ईपू। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य में पूरा उत्तर भारत था, जिसका बिंदुसारा ने और विस्तार किया। कलिंग युद्ध इस समयकाल की घटना है, जिसके बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आक्रमण 185 ईपू 320 ईस्वी। इस समयकाल में बक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला। सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का प्रारंभ हुआ। डेक्कन और दक्षिण 65 ईपू 250 ईस्वी। इस काल में चोल, चेर और पांड्या राजवंश ने दक्षिण भारत पर अपना शासन जमा रखा था। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण इसी समयकाल की देन है। इसके अलावा संगम साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी 520 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में ही शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इस समय उभरा। छोटे राज्यों का उद्भव 500 ईस्वी 606 ईस्वी। इस युग में हुनों के उत्तर भारत में आने से मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। उत्तर में कई राजवंशों के परस्पर युद्ध करने से बहुत से छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। हर्षवर्धन 606-647 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने भारत की यात्रा की। हुनों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया। इस समय में डेक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए। दक्षिण राजवंश 500 ई 750 ईस्वी। इस समय में चालुक्य,
पल्लव और पंड्या साम्राज्य का उद्भव हुआ और पारसियों का भारत आगमन हुआ था। चोल साम्राज्य 9वीं सदी 13वीं सदी ईस्वी विज्यालस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। इस समय में मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविडियन भाषा फलने फूलने लगी। उत्तरी साम्राज्य 750 1206 ईस्वी इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इसी के साथ मध्य भारत में राजपूतों का उदय हो रहा था। इस समय में भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ, जिसके बाद मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ भारतीय इतिहास का जन्म हुआ था। हड़प्पा सभ्यता इस समय की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 बीसी में फैली हुई है। इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। आज के समय में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता 4 हिस्सों में बांटी गई है। सिंधु घाटी मेसोपोटामिया। भारत चीन 1920 तक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने यह घाटी की खुदाई की थी तब उन्हें 2 पुराने शहर के बारे में पता चला था। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा। यहाँ पर कई सारी चीजें मिली थी। घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, मुहर, खिलौने, बर्तन। इस क्षेत्र से यह पता चलता है कि लगभग 5000 साल पहले यहाँ अत्यंत उच्च विकसित सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके अंदर लोग सुयोजनाबद्ध और सुनियमित कस्बों के अंदर रहते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को व्यापार के केंद्र नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भग्नावशेष के बारे में दर्शाते हैं। इनके जो हथियार थे वह भव्य व्यापारिक शहर और वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे। यह सभी चीजों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से रखी जाती थी। यह सभ्यता के अंदर चौड़ी सड़कें और सुविकसित निकास प्रणाली भी स्थित थे। यहाँ पर घर पताई कोई ईंटों से बने होते थे। साथ ही यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मंजिलें भी होती थी। हड़प्पा की सभ्यता में अनाज, गेहूं और जौ उगाने की कला भी थी। यहाँ पर लोग अपना भोजन इसी प्रकार से तैयार करते हैं। उस समय के लोगों ने सब्जियों और फल के साथ मांस, सूअर, अंडे जैसी अन्य चीजों का सेवन भी किया था। साथ ही यह भी जानने को मिला है कि वह ऊनी और सूती कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता का 1500 वर्ष बीसी तक अंत हो गया था। अन्य प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी नष्ट हो गई थी। भारत का इतिहास। बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के भी नाम से जाना जाता है। बुद्ध के पिता का नाम कपिलवस्तु था। वह राजा शुद्धोदन थे और इनकी माता का नाम महारानी महामाया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ। यह बात जानने के लिए मिली कि इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोधगया में सत्य को जाना और साथ में इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में निर्वाण मृत्यु को उपलब्ध हुए। इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी में चली इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि जब बुद्ध को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ, पहुँचे। यह बात भी जानने को मिलती है
कि वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। साथ में इस बात का उल्लेख भी हुआ है कि 4 आर्य सत्य अर्थात दोहखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया, अहिंसा पर जोर दिया और यज्ञ, कर्मकांड और पशुबलि की निंदा की। गुप्त साम्राज्य के 2 महत्वपूर्ण राजा हुए, समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी और यह वंश करीब 510 ई तक शासन में रहा। 463 से 473 ई में सभी गुप्त वंश के राजा थे, केवल नरसिंहगुप्त बालादित्य को छोड़कर। लादित्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। शुरुआत के दौर में इनका शासन केवल मगध पर था, पर फिर धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमश श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त हुए। देश में कोई भी ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर पाती। यह जो काल था वह किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुधार का अवसर के बारे में बता रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेनानायकों का विनाश हो रहा था। मौर्य साम्राज्य का परिचय। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईपू। मौर्य साम्राज्य को भारत गंगा के मैदान की विजय द्वारा केंद्रीकृत किया गया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, में स्थित थी। इस शाही केंद्र के बाहर साम्राज्य की भौगोलिक सीमा सैन्य कमांडरों की वफादारी पर निर्भर करती थी, जो इसे छिड़कने वाले सशस्त्र शहरों को नियंत्रित करते थे। अशोक के शासन 268 से 232 ईसा पूर्व के दौरान साम्राज्य ने गहरे दक्षिण को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शहरी केंद्रों और धमनियों को संक्षेप में नियंत्रित किया। अशोक के शासन के लगभग 50 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई और पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदराथ की हत्या और मगध में शुंग वंश की नींव के साथ 185 ईसा पूर्व में भंग कर दिया गया। मध्यकालीन भारत की शुरुआत भारत पर इस्लामी आक्रमण से मानी जाती है। वर्तमान के उज़्बेकिस्तान के शासक तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने सन 1526 में खैबर दर्रे को पार किया और वहां मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। बाबर के भारत आने के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। सन 1600 तक मुगल वंश ने भारत पर राज किया। सन 1700 के बाद इस वंश का पतन होने लगा और ब्रिटिश सत्ता फैलने लगी। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय सन 1857 में मुगल वंश का पूरी तरह खात्मा हो गया। मध्यकालीन भारत का घटनाक्रम के इस ब्लॉग में मध्यकालीन भारत का घटनाक्रम नीचे दिया गया है। प्रारंभिक मध्यकालीन युग 8वीं से 11वीं शताब्दी उदास स्माइली इस समयकाल में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष कई छोटे राज्य में बटा हुआ था। गत मध्यकालीन युग 12वीं से 18वीं शताब्दी उदास स्माइली इस समयकाल में पश्चिम में मुस्लिम आक्रमणों ने तेजी पकड़ ली थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का उद्भव हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी।
यह उस समय का एकमात्र हिंदू राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसके बाद हरिहर और बुक्का ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। मुगल वंश के प्रारंभ के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर के भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। 1857 की क्रांति के साथ ही मुगल वंश का पतन हो गया और ब्रिटिश शासन के साथ आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। एंग्लो-मराठा युद्ध इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक एंग्लो-मराठा युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की घटनाओं को कवर करता है। मराठों की हार के बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरने वाले बालाजी बाजीराव थे। वह अपने बेटे माधव राव द्वारा सफल हो गया था, जबकि बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव अगले पेशवा बन गए। अंग्रेजों ने 1772 में माधव राव की मृत्यु के बाद मराठों के साथ पहला युद्ध लड़ा। इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी के इस ब्लॉग में नीचे उन घटनाओं का सारांश है जो मध्यकालीन भारत के इस महत्वपूर्ण चरण को समझने में आपकी मदद करेंगे, जो एंग्लो-मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा शिविर में संघर्ष हुआ। नारायण राव पेशवा बनने की राह पर थे, हालांकि उनके चाचा रघुनाथराव ने भी पुजारी बनना चाहा। इसलिए अंग्रेजी के हस्तक्षेप के बाद सूरत संधि पर 1775 में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के अनुसार रघुनाथराव ने सालसेट और बेस्सीन के बदले में 2500 सैनिकों को अंग्रेजी में दिया। वारेन हेस्टिक्स के तहत ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने इस संधि को रद्द कर दिया और पुरंदर संधि 1776 में कलकत्ता परिषद और एक मराठा मंत्री नाना फडणवीस के बीच संपन्न हुई। नतीजतन केवल रघुनाथराव को पेंशन प्रदान की गई और अंग्रेजों ने सालसेट को बरकरार रखा। लेकिन बंबई के ब्रिटिश प्रतिष्ठान ने इस संधि का उल्लंघन किया और रघुनाथराव को ढाल दिया। 1777 में नाना फडणवीस ने कलकत्ता परिषद के साथ अपनी संधि के खिलाफ जाकर फ्रांस के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह प्रदान किया। इसने अंग्रेजों को पुणे भेजने के लिए नेतृत्व किया। पुणे के पास वडगांव में एक लड़ाई हुई जिसमें महादजी शिंदे के अधीन मराठों ने अंग्रेजी पर एक निर्णायक जीत का दावा किया। 1779 में अंग्रेजों को वाडगाम संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। एंग्लो-मराठा युद्धों के अंत में सालबाई की संधि 1782 में संपन्न हुई, जिसने इंडियन हिस्ट्री में एक घटनापूर्ण मील का पत्थर बनाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी मुगल साम्राज्य के तहत व्यापार का विकास। मुगल साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुगल साम्राज्य के आगमन से भारत में आयात और निर्यात में वृद्धि हुई। विदेशी लोग व्यापार के लिए भारत आने लगे, जैसे डच, यहूदी, ब्रिटिश। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारिक समूह फैले हुए थे। इनमें लंबी दूरी के व्यापारी सेठ और बोहरा शामिल थे। बनिक स्थानीय व्यापारी बंजारों ने अक्सर बैलों की पीठ पर अपने माल के साथ लंबी दूरी की यात्रा की। व्यापारियों का एक और वर्ग जो थोक वस्तुओं के परिवहन में विशेषज्ञता रखते थे। साथ ही नदियों में नावों पर भारी सामान लाया जाता था। शताब्दी में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1800 में ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य के हिस्से के रूप में खुद को अधीन कर लिया। 1782 में अवध का सूबा आजाद हुआ। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फारसी शिया को सआदत खान को अवध का गवर्नर नियुक्त किया। सआदत खान ने सैयद भाइयों को उखाड़ फेंकने में मदद की।
सआदत खान को राजा द्वारा नादिर शाह के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था ताकि वह शहर को नष्ट करने और बड़ी राशि के भुगतान के लिए अपने देश लौटने के लिए इच्छुक हो सके। जब नादिर शाह वादा किए गए धन को पाने में विफल रहे तो उनका गुस्सा दिल्ली के लोगों ने महसूस किया। उन्होंने एक सामान्य वध का आदेश दिया था। सआदत खान ने अपमान और शर्म के कारण आत्महत्या कर ली। सफदरजंग, जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर भी कहा जाता था, अवध का अगला नवाब था। वह अपने चाचा शुजाउद्दौला द्वारा सफल हो गया था। अवध राजा द्वारा एक मजबूत सेना का आयोजन किया गया जिसमें मुस्लिम और हिंदू, नागा और सन्यासियों के साथ साथ शामिल थे। अवध शासक का अधिकार दिल्ली के पूर्व क्षेत्र रोहिलखंड तक था। उत्तर पश्चिमी सीमांत की पर्वत श्रृंखलाओं से बड़ी संख्या में अफगान, जिन्हें रोहिल कहा जाता है, उसमें बस गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अवध नवाबों का सारांश। सआदत खां बुरहानुल मुल्क 1722 से 1739 ई। उदास्माइली एक स्वायत्त राज्य के रूप में उन्होंने 1722 ई में अवध की स्थापना की। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान उन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा गवर्नर नामित किया गया था और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाही मामले उन्होंने नाम और सम्मान की खातिर आत्महत्या कर ली। सफदरजंग बटा अदबुल मंसूर 1739 से 1754 ई। उदास्माइली अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मानपुर की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सआदत खान 1748 ई के दामाद थे। शुजाउद्दौला 1754 से 1775 ई। उदास्माइली सफदरजंग का बेटा, वह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली का सहयोग था। रोहिल्ला को अंग्रेजों की सहायता से हराकर उसने विज्ञापन 1774 में रोहिलखंड को अवध में वापस कर दिया। आसफुद्दौला, वह लखनऊ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जैसे महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण किया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ फैजाबाद 1755 ई संधि का समापन किया। वाजिद अली शाह, उन्हें व्यापक रूप से जाने आलम और अख्तर पिया और अवध के अंतिम राजा के रूप में कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी को गलतफहमी के आधार पर हटा दिया गया था। शास्त्रीय संगीत और नृत्य शैलियों के कालकाबिंदा भाइयों जैसे कलाकारों के साथ वहां के दरबार में स्पॉट किए गए। आधुनिक भारत। मुगल काल के पतन से लेकर भारत की आज़ादी तक और वर्तमान को आधुनिक भारत की श्रेणी में रखा गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत में संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। इस समयकाल ने आंदोलन, क्रांति, विरोध को जन्म दिया। भगवान बुद्ध का परिचय। आधुनिक भारत का घटनाक्रम। इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी के इस ब्लॉग में आइए आधुनिक भारत का घटनाक्रम जानते हैं। क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपीय शक्ति। इस समय में पंजाब, मैसूर, अवध, हैदराबाद, बंगाल जैसे छोटे राज्यों का विस्तार हुआ। इसके साथ ही पुर्तगाली उपनिवेश, डच उपनिवेश, फ्रांसीसी उपनिवेश और अंग्रेज उपनिवेश की स्थापना हुई। ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम। इस समय ने बक्सर की लड़ाई, सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 ई का चार्टर अधिनियम, 1853 ई का चार्टर अधिनियम, 1858 ई का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 ई का अधिनियम, 1909 ई का भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम,
1935 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 जैसे घटनाओं को अंजाम दिया। 18वीं सदी के विद्रोह और सुधार। इस समय काल में रामकृष्ण, विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, डेजेरियो और यंग बंगाल, राममोहन रॉय और ब्राह्मा समाज जैसे समाज सुधारकों का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस समय काल में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए कई प्रकार के आंदोलनों का उद्भव हुआ, जैसे शिक्षा का विकास, भारतीय प्रेस का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, मुस्लिम लीग की स्थापना, रॉलेट विरोधी सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, अराजक और रिवोल्यूशनरी अपराध अधिनियम 1919, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, संवैधानिक सभा, माउंटबेटन योजना और भारत के विभाजन, दक्षिण भारत में सुधार, पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन, सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन आदि। इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी बुक्स। किताब लेखक भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन शिव प्रकाश सिंह। भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। हिंदुत्व विनायक दामोदर सावरकर। इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी कुलदीप नैयर। भारत का प्राचीन इतिहास राम शरण शर्मा। भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया। भारतीय संविधान डॉ B.R. अम्बेडकर। भारत की सभ्यता को लगभग 8000 साल पुरानी माना जाता है। भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा? माना जाता है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। इतिहास में कितने काल? 3 प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल। आशा करते हैं कि आपको इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि आप विदेश में इतिहास से संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं